दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। रीतिकाल पर बात कर रहे हैं, प्रकरण 2। आगे हमने रीतिकाल प्रकरण 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज प्रकरण 2 देखेंगे। प्रकरण 2 का नाम है रीति ग्रंथकार कवि। रीति ग्रंथकार कवि, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से पढ़िए। और इसके आगे हमने इनके आदिकाल और भक्तिकाल के सभी प्रकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी प्रकरण जो आदिकाल के हैं, जैसे 4 प्रकरण में उन्होंने आदिकाल को विभक्त किया, तो चारों प्रकरणों के नाम आपको, और भक्तिकाल में 6 प्रकरण में विभक्त किए हैं, 6 का नाम आना चाहिए। और रीतिकाल को 3 प्रकरण में, तीनों प्रकरण के नाम, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जरूर से एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा आपका, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज रीतिकाल प्रकरण 2 पर। रीति ग्रंथकार कवि नाम है। प्रकरण 1 का नाम था सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि, और प्रकरण 3 का नाम है अन्य कवि से, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ है, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। आगे हमने सामान्य परिचय देखा था, वहां की बात हो रही है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। आज हम सब रीतिकाल के जो यहाँ पे कवियों के बारे में दिया गया है, 4 कवियों के बारे में विस्तार से देखेंगे, लाइन टू लाइन, ठीक। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने से नहीं होगा, उसको आप पूरा पुस्तक जब पढ़ेंगे, बीच की चीजें वहां से क्वेश्चन बनता है, तब आपको पता चलेगी, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक। चलिए चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में आज हम देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर चिंतामणि के बारे में। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे? तिकवापुर कानपुर के रहने वाले, और 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कौन से इसमें से 3 ऑप्शन अक्सर देता है, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, कि इनमें से कौन से सगे भाई थे। आपको ये याद रखना होगा। चिंतामणि के 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, यही 4 भाई थे। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। कुछ दिन से यह विवाद उठ गया कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्धि बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध परिणाम न मिले, तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका है ग्रंथ का नाम, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि नामक ग्रंथ संवत 1707 में लिखा गया। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे, और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हैं। चिंतामणि के 5 ग्रंथ हैं, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हैं, हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है, कहीं कहीं पर इनका नाम मणिमाल भी है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के अन्य अंगों पर
ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी भाषा व्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली की भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने हैं। यहाँ पे इनकी रचना का है। ये उदारत है जिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन ते ना कहे कबहू जम घेरे, राजे रमा रमणी उपधान अभय बरदान रहे जन नेरे, है बलभार उदंड भरे हरि के भुजन दंड सहायक मेरे। एक आजू मैं कुंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंद ते मकरंद झरे। चिंतामणि की है। ठीक, अगले कवि हैं बेनी बंदी जन। ठीक, दूसरे कवि के बारे में देखते हैं। ये 80 के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकर कवित्र संग्रह से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और षष्ठ ऋतु पर पुस्तकें लिखी है। नक्सिक और षष्ठ ऋतु पर पुस्तकें लिखी है। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। जो उदाहरण नीचे दिए हैं, ये हैं इनके उदाहरण। अगले कवि हैं, देखते हैं महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह, इनके बारे में देखेंगे। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों जा चुके थे। महाराज गज सिंह के एक दूसरे पुत्र थे और इनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अपने ग्रंथ लिखे ही अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया। कहाँ का सूबेदार? गुजरात का सूबेदार। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण जसवंत सिंह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। ये वाला पूछा जाता। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। पूछा जाता है भाषा भूषण किस तरह का ग्रंथ है, तो अलंकार ग्रंथ है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीति काल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए हैं वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम से के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया। भाषा भूषण चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों सन्निवेश हैं, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य के
अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक भाषाभूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषाभूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद में ही हैं, जिनसे पद रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य में यहाँ तक संबंध है कि ये आचार्य शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी प्रसिद्धि का परिचय कराने के लिए भाषाभूषण के दोहे हैं। नीचे ये हैं भाषाभूषण के दोहे। अलंकार अत्युक्त यह वर्णत अतिशय रूप आच तेरे दान ते भय कल्प तरु भूषण। ये है जसवंत सिंह का। भाषाभूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई हैं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे बंशीधर ने संवत 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। अगले कवि हमारे बिहारी लाल, इनका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके बारे में भी पूछा जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। चलिए देखते हैं। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं, बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ पर हुआ था? बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह, महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। ये भी पूछा गया है बिहारी लाल किसके दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के दरबार में। कहा जाता है कि जिस समय वे कवीश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही ना थे। पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका ये दोहा, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। पूछा जाता है किस कवि का है? बिहारी लाल का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बाध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशरफी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी शस्यई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी शस्यई का हुआ है उतना और किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका इतना कथन बन सकता है, कोटेशन पूछ लेगा कि किस कवि का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्रृंगार के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी शस्यई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। पूछा भी गया है यहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं और से नहीं बनते। जो सब सिर्फ क्वेश्चन ऊपर से नहीं पढ़ने से कुछ होगा जब तक आप 20 से नहीं पढ़ें। देखिए अब यहाँ से ये वाला कोटेशन आपका पूछा जा सकता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाही थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंबिका दत्त व्यास का है बिहारी बिहार में, सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंदे लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से
दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन तक बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग अलग साहित्य खड़ा हो गया। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संकलन बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर सकता है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, मुक्तक के संबंध में समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कोटेशन देके पूछ लेगा किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। इसको भी जरूर से नोट कर लीजिए। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंगों का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, एक कोटेशन यहाँ से भी बन सकता है। अतः जिस कवि के कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छींटे, छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बधे सकल शरीर। आगे है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। नीचे के हाव भाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बिहारी के दोहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। किसका है? बिहारी का। अगला है हमारा, नासा मोरी नचाई दृग करी कका की सौ, काटे सी कसके हिए गड़ी कटीली भौं। आगे है, ललन चलन सुनी पलन में अशुआ झलके आई, भई लखाई ना सखिन हूँ झूठे की जमु हाय। ये बिहारी के दोहे हैं। आगे है, भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी के वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषता शोभा या कांति, सुकुमारता, विरह ताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में
कहीं कहीं वस्तु व्यंजना और औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे इन दोहों में। ये भी बिहारी के दोहे हैं। आगे है, अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। इस स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं। यहाँ दो के एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। ढीठ परोसिनी ईठ हवे गहे जू गहे सयान, सबे संदेशे कहीं कहो मुसु काहट में मान। नए बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जी बाल, बिलखी देखी परोस ने हरसी हंसी तिही काल। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से भी संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने शोर से न चली होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। ये भी पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, अलंकारों की योजना इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक प्रसिद्धियां अनूठी हैं। दृग ऊर्झत, ये भी पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी अच्छे अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है, करे चाह जो चूटकी कै खरे उड़ाहे मौन मैन, लाज नवावे तरफरत करत खूद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनीय है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह में बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सखन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर। पूछी जा सकती है। इसको आप बिहारी के दोहे तो पूछना ही है, चाहे वो मैच करने के लिए आए या फिर अलग से ही वन लाइनर में भी आता है। आगे चलते हैं। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सही कही है, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी सूक्तियों में वर्ण वैचित्र्य या शब्द वैचित्र्य भी प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक ही की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र्य के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। आगे है, बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से लिखा है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से कहीं किसी प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दिया है। आगे, बिहारी की भाषा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला कोटेशन पूछा जाता है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, इसको नोट कर लीजिए। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंगभंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर भी स्मर के लिए समर ककय ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसंक्रोण भी कहते हैं। अच्छे शाप के अर्थ में संस्कृत शब्द रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जासी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं है। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या वार्द का अर्थ बादल।
मिलान, पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछानना रूप भी आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी ही क्या दोष। आगे है, बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सस्सई नहीं लिखा है, पर नक्षिक नायिका भेद षष्ठ ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है, जैसे कि कहा जा चुका है कि दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रहकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांकों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों में समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीति का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों की आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता है तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते, मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैया का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों पर कान नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त रूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची, नीचे ही रह जाती है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आज हमने 4 कवियों के बारे में विस्तार से देखा और यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिलते रहे, PDF भी मिलता रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।